नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 7 सितंबर 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, CPOSI एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेशनल अफेयर। राष्ट्रीय मामलों में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन नेवीज बिगिन 5-day एक्सरसाइज, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने 5 दिवसीय अभ्यास शुरू कर दिया है और इसका जो उद्देश्य है, it aims to strengthen the combined capability for a stable and secure Indo-Pacific region, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त क्षमता को मजबूती प्रदान करना है। यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र का मतलब ये भारत का ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र, आगे इंडोनेशिया पड़ेगा, फिर आगे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पड़ेगा और उसके ऊपर वाला भाग प्रशांत महासागर क्षेत्र। तो इस तरह से इंडो पैसिफिक समुद्री सुरक्षा हेतु यह अभ्यास किया जा रहा है और इस अभ्यास का नाम है ऑसिन इंडेक्स। याद रखना, ऑसिन इंडेक्स। तो यह द ऑसिन इंडेक्स एक्सरसाइज विल इंक्लूड कॉम्प्लेक्स सरफेस, सब सरफेस एंड एयर ऑपरेशन बिटवीन शिप्स, सबमरीन, हेलीकॉप्टर्स एंड लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑफ द टू नेवीज। इंडियन नेवी स्पोकपर्सन कमांडर विवेक मधवाल सेड। ऐसा जो है भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा है कि ऑसी इंडेक्स अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच, जिसमें पोत, पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान हिस्सा लेंगे। और दोस्तों, यह अभ्यास कहाँ हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया का जैसा कि मैप आप देखेंगे, तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो अगर यहाँ से जो है तो यह नॉर्थ वाले उत्तरी क्षेत्र में हो रहा है। तो इंडियन नेवी टास्क ग्रुप कंप्राइजिंग शिप शिवालिक एंड कादमत अंडर द कमांड ऑफ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट रेयर एडमिरल Tarun Sobati is participating in the 4th edition of the exercise from 6 to 10 सितंबर, यानी 6 से 10 सितंबर में चल रहे जो यह चौथा संस्करण है, इसमें भारतीय नौसेना समूह में शिवालिक और कादमत पोत शामिल है, जो पूर्वी नौसेना बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियल एडमिरल तरुण सोबती के कमान में हिस्सा ले रहा है। तो इस तरह से इसमें ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने इंजाक श्रेणी के पोत HMAS वारामुंगा को तैनात किया है। तो ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेड द शिप विल बी ज्वाइंड बाय एन ऑस्ट्रेलियन सबमरीन, ए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स जिसे RAAF कहते हैं, P-8A मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, RAAF tactical fighter jet as well as embarked helicopter from both navies, यानी दोनों पक्षों के नेवीज इसमें शामिल हो रहे हैं और यह सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी खबर है चंद्रयान 2 स्पेस क्राफ्ट कंप्लीट ओवर 9000 ऑर्बिट्स अराउंड मून सेज इसरो। यानी इसरो क्या होता है? इसरो का क्या फुल फॉर्म है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने कहा है कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 से अधिक बार परिक्रमा को पूरा किया है। दोस्तों, चंद्रयान 2 के 2 साल पूरा होने के मौके पर इसरो ने चंद्र विज्ञान कार्यशाला आयोजित की है और इसका उद्घाटन जो इसरो के प्रमुख हैं के सिवन ने किया। तो उन्होंने यह बताया कि यह 9000 से ज़्यादा, यानी 9000 से ज़्यादा चक्कर पूरे किए हैं। किसने? चंद्रयान 2 ने। तो वह उसमें लगाए गए इमेजिंग व वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से इसरो को उत्कृष्ट डाटा मुहैया करा रहा है। सिवन इज ऑल्सो द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं। इसरो के बेंगलुरु स्थित मुख्यालय में उन्होंने चंद्रयान 2 से जुड़े डाटा प्रोडक्ट व विज्ञान दस्तावेज भी जारी किए हैं। और शिवन सेड दैट द रिजल्ट सो फार हैव बीन
एवरी इनकरेजिंग, यानी यह नतीजे काफ़ी उत्साहवर्धक रहे हैं और इससे जो है वैज्ञानिकों को काफ़ी कह सकते हैं कि रिसर्च करने में, इसके बारे में और जानकारी जुटाने में हेल्प मिलेगी। तो उन्होंने 2 दिन की जो यह कार्यशाला है उसमें वेबसाइट और फेसबुक पेज लाइव पर भी इसे दिखाया जा रहा है। तो इसके लिए इसके साथ ही स्टूडेंट्स, एकेडमिया एंड इंस्टीट्यूशंस कैन एसेस इट, साइंटिस्ट कैन एनालाइज द डाटा ऑफ चंद्रयान 2। मैंने यही कहा कि चंद्रयान 2 के डाटा को साइंटिस्ट आसानी से विश्लेषण कर सकें, छात्र, शिक्षा जगत, संस्थाओं तक यह पहुंच सके। यही कारण है कि इसे वेबसाइट और फेसबुक पेज पर लाइव दिखाया जा रहा है। तो यह रहा महत्वपूर्ण। अब थोड़ा सा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 क्या है? चंद्रयान 1 मिशन की ही अगली कड़ी है। तो चंद्रयान 1 क्या है? तो यह 2008 में श्रीहरिकोटा, कहाँ है यह? श्रीहरिकोटा, यहाँ पर पुलिकट झील के नज़दीक में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। वह 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से यह छोड़ा गया था और इसने 3400 से ज़्यादा परिक्रमाएं पूरी की। 312 दिन तक यानी 29 अगस्त तक काम करता रहा और उसी की अगली कड़ी है चंद्रयान 2, जिसे छोड़ा गया। हालांकि यह जो है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि यह 3877 किलोग्राम का एक एकीकृत 3-in-1 अंतरिक्ष यान है, जिसमें चंद्रमा का एक ऑर्बिटर जिसका नाम है विक्रम और लैंडर और प्रज्ञान नामक रोवर शामिल हैं। साथ ही इन तीनों घटकों को चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से इसे सुसज्जित किया गया है। तो यह जो है चंद्रयान 2 भारत द्वारा चंद्रमा की सतह पर उतरने का पहला प्रयास था, एक तरह से कह सकते हैं। अगर यह इस वहाँ पर बात की जा रही है कि सॉफ्ट लैंडिंग अगर हो जाती तो दुनिया का पहला ऐसा देश होता जो दक्षिणी ध्रुव पर मतलब वह सतह पर वह पहुँचता। तो इसरो द्वारा यह मिशन हार्ड लैंडिंग होने की वजह से इसे असफल माना गया, लेकिन फिर भी वह 7 वर्ष तक हमें वहाँ की जानकारी को जुटाता रहेगा। तो जैसे अमेरिका है, चीन है, रूस है, इन सब ने सॉफ्ट लैंडिंग की है लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर नहीं की थी चंद्रमा के। अगर भारत ऐसा कर देता तो विश्व का पहला ऐसा देश हो जाता। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। मिलिट्री कूप इन द वेस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ गिनी, यानी पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में सैन्य तख्ता पलट हो गया है। तो यह पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में बागी सैनिकों ने राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलीबारी की और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं का ये चित्र है, अल्फा कोंडे को हिरासत में ले लिया और वहां के संविधान को भंग कर दिया गया है। तो सेना के जो कर्नल ममादी डोम्बोया हैं उन्होंने सरकारी टेलीविजन के जरिए यह अनाउंस किया कि स्टेट टेलीविजन दैट द कंट्रीज बॉर्डर हैड बीन क्लोज एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बीन डिक्लेयर इनवैलिड, यानी संविधान को अवैध घोषित कर दिया है। हालांकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी निंदा हो रही है। गिनी की सेना जुंटा ने सोमवार को एक कार्यक्रम की घोषणा की कि गिनी के सभी गवर्नर की जगह स्थानीय कमांडर लेंगे और इस तरह से पश्चिमी अफ्रीका का जो क्षेत्रीय गुट है उसका नाम है ECOWAS ने घटनाक्रम की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि कोंडे को तुरंत नहीं छोड़ा गया तो देश पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटेरेस ने भी कड़ी निंदा की है इसकी। तो इस तरह से बीते 1 दशक से भी अधिक समय में सत्ता पे काबिज कोंडे का यह तीसरा कार्यकाल था। हालांकि उनके खिलाफ अब काफ़ी लोग हो गए थे, यही कारण है असंतोष की वजह से यह कदम उठाना पड़ा। कोंडे वर्ष 2010 में सबसे पहले राष्ट्रपति चुने गए थे जो 1958 में फ्रांस से आज़ादी मिलने के बाद देश में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था। यानी इसको फ्रांस से आज़ादी कब मिली थी? 1958 में मिली थी। और थोड़ा सा मानचित्र में देख सकते हैं, यह गिनिया है, इसकी कैपिटल है कोनाक्री। गिनी की जो कैपिटल है कोनाक्री है। इधर देख रहे हैं ना, यह जो है माली देश है, इसकी कैपिटल बामाको है। यहाँ पर गिनी बिसाऊ है और यहाँ पर नीचे लाइबेरिया है, इसकी कैपिटल मोनरोविया है।
तो यह ध्यान रखेंगे। डी कोट आइवरी यहाँ पर ही है, यहाँ यह जो देश हैं, नाइजर है यहीं बगल में, तो यह सारे देश इसको टच करते हैं। ये पश्चिमी अफ्रीका, इधर देख रहे हैं सेनेगल है, इसकी कैपिटल डकार है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, साउथ कोरिया सक्सेसफुली टेस्ट फर्स्ट सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया ने घरेलू पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। माना जा रहा है कि दक्षिण कोरिया परमाणु हथियारों से लैस उत्तरी कोरिया से अपनी रक्षा के लिए अपनी सेना को और अधिक ताकतवर बना रहा है। तो इस तरह से SLBM देश की ह्यूनमू 2B बैलिस्टिक मिसाइल का एक नया वेरिएंट है और इसकी रेंज जो है 500 किलोमीटर मानी जा रही है। तो इस तरह से दक्षिण कोरिया की जो संसद ने है, उन्होंने बजट में अनुरोध किया है कि अगले साल डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए 1.5 ट्रिलियन वॉन आवंटित किए जाएंगे। इस तरह से बजट में 76% की साउथ कोरिया वृद्धि कर रहा है, यानी अपनी रक्षा पंक्ति को वह मजबूत कर रहा है, चूंकि पड़ोसी मुल्क उत्तरी कोरिया से उसको काफ़ी खतरा महसूस होने की आशंका है। वहीं उत्तरी कोरिया भी अपनी सबमरीन फोर्स को तैयार करने में जुटा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह नॉर्थ कोरिया एकदम सटा हुआ है। यहाँ पर ही ये देख रहे हैं ना, 38 डिग्री पैरेलल लाइन पूछा जा चुका है कई बार प्रश्न कि 38 डिग्री पैरेलल लाइन सेपरेट टू नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो पूछ लेगा किन दो देशों के बीच में है 38 डिग्री समानांतर रेखा। और नॉर्थ कोरिया को चाइना जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चीन इसको जो है टच करता है। यहीं पे यालू रिवर यह बह रही है और यह इसकी कैपिटल है सियोल। दक्षिण कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है। इसके एक तरफ ईस्ट चाइना सी है, एक तरफ येलो सागर है, पीला सागर है। यहीं पर चीन की नदियां भी गिरती हैं चिहली की खाड़ी में, वांग हो नदी जिसे चीन का शोक कहा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, कोरोना वैक्सीन विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू 2 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन इन क्यूबा। दोस्तों क्यूबा जो कि कैरेबियन देश है, जिसकी राजधानी हवाना है, यहाँ पर 2 साल के बच्चों को भी अब लगेगी कोरोना की वैक्सीन। क्योंकि 2020 के बाद यहाँ के स्कूल बंद हैं, सभी घरों में इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, टीवी चैनलों के माध्यम से शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। फिर भी यही कारण है कि वहाँ की सरकार ने, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, उन्होंने कहा है कि हम सब बच्चों को वैक्सीनेशन कराकर अक्टूबर-नवंबर तक स्कूल खोल देंगे। तो इस तरह से क्यूबा दुनिया में ऐसा पहला देश बन गया है जिसने 2 साल की आयु के छोटे बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी है। और इसके साथ साथ अन्य देश भी हैं जो बच्चों को कोविड टीका दिया जा रहा है। चीन है, संयुक्त अरब अमीरात है, वेनेजुएला ने भी छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है। लेकिन क्यूबा ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इस तरह से क्यूबा का वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी कोई रिव्यू नहीं हुआ है, इसे WHO से भी मान्यता प्राप्त नहीं है। और यह वैक्सीन प्रोटीन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जैसा कि अमेरिकी टीका नोवावैक्स और फ्रांस की सनोफी है। लेकिन अभी तक WHO से इसको स्वीकृति नहीं मिली है, यह ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर क्यूबा आप देख सकते हैं, इसकी राजधानी हवाना है और यहाँ स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा जल संधि कह सकते हैं, ये फ्लोरिडा अमेरिका का प्रांत है, सबसे साउदर्न मोस्ट प्रांत है, साउदर्न मोस्ट स्टेट है अमेरिका का। तो इन दोनों के बीच में फ्लोरिडा जल संधि है। यहाँ पर जमैका है देश, इसकी राजधानी किंगस्टन है और जमैका उसान बोल्ट का नाम सुना होगा। यहीं पर हैती है, इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस है। यह बहामास है, इसकी राजधानी नासाउ है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, सिनोवैक कोरोना वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर 6 ईयर चिल्ड्रन एंड एबोव इन चिली। दोस्तों चिली में जो है, ये दोनों खबरें एक तरह से एक साथ ही कह सकते हैं। तो चिली में 6 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए सिनोवैक कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। इस तरह से कह सकते हैं कि लैटिन अमेरिकी कंट्री में यह पहला ऐसा देश है जो मंजूरी देने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना। तो लैटिन अमेरिकी कंट्री में जो है चिली, जैसे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सारे देश, मैक्सिको से लेकर कैरेबियन कंट्रीज को जो संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो इस तरह से चिली, इसकी राजधानी सैंटियागो है और यह अपने 3/4 से ज़्यादा वयस्क आबादी को फुल वैक्सीनेशन कर चुका है। तो यह बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाले देशों में चीन भी है, जिसने सिनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति दी है। तो इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर और हांगकांग ने भी 12 साल और उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी दी है।
अब थोड़ा सा मानचित्र में आइए देख लेते हैं। चिली आप देख रहे हैं ना, चिली की तरह है ही, ये पतला सा देश है, विश्व का सबसे लंबा पतला देश देख रहे हैं ना। तो ये इसकी राजधानी सैंटियागो है। यहीं पर आप देख रहे हैं ना वालपरासो है, और ये वालपरासो तथा ब्यूनस आयर्स के बीच में यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इसी पर्वत श्रृंखला को काटकर यहाँ पर एक दर्रा है, उस पलाटा दर्रा, याद रखना उस पलाटा पास जो है यहीं से ट्रांस एंडियन रेल मार्ग जाता है, ध्यान रखेंगे। और यहीं पर इसके उत्तर में अगर आगे बढ़ेंगे, यहाँ बीच में मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाती है, और उत्तर में बढ़ेंगे तो यहाँ पर आटाकामा डेजर्ट, जो विश्व का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, यानी विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल चिली में ही है। और यहाँ पर देख रहे हैं ना अरिका और एकीके, इन्हें घोस्ट टाउन कहा जाता है। पिछले 400 साल से यहाँ पर वर्षा नहीं हुई है। तो यह है इस तरह से चिली, और चिली नाइट्रेट के उत्पादन में यहाँ पर चिली में ही तांबे की विश्व की सबसे बड़ी खान है चिक्विकमाटा, याद रखेंगे विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान। और इधर इसके प्रशांत महासागर है, इधर अर्जेंटीना को टच करता है, बोलीविया को टच करता है, और ऊपर पेरू को टच करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। 34% ऑफ कंट्रीज डू नॉट हैव नेसेसरी लॉ टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 34% देशों में नहीं है जरूरी कानून। About 1/3 of the country in the world do not have necessary law to prevent air pollution, यानी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कानून ही नहीं है। At the same time, even those countries where such laws exist, there is a sharp difference between these and the standards set by the World Health Organization, यानी अगर जिन देशों में कानून मौजूद भी है तो वह जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर खरा नहीं उतरता। उन दोनों के मानकों में काफ़ी अंतर है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट द सेम टाइम देयर आर अबाउट 31% ऑफ कंट्रीज दैट हैव द कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट these air quality standard but they have not yet adopted them, यानी उन्हें अभी तक अपनाया नहीं है। बस वायु गुणवत्ता मानकों को लागू करने की शक्ति तो है, लेकिन अपना नहीं रहे हैं। These report examine air quality regulations and laws in 194 countries and the European Union। तो इसमें से इस बात का आकलन किया गया है कि देश इन मानकों और कानूनों को लेकर कितने सजग हैं, और देशों में इन्हें कितनी गंभीरता से इन कानून के तौर पर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व का मानचित्र है, इसमें दिख रहा है ना कि कहाँ किन देशों में वायु प्रदूषण को लेकर बने हैं जरूरी कानून। तो यह वाला कलर आप देख रहे हैं तो इन सब देशों में बने हैं। यह जो है आप देख रहे हैं ना, ये इस कलर में आप देखेंगे तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप में तो इसकी बात ही अभी नहीं की जा रही है। तो इस तरह से अबाउट 91% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज फोर्स टू ब्रीथ एयर दैट इज इंजीरियस टू देयर हेल्थ, यानी 91% आबादी ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर है उसके स्वास्थ्य के लिए जो कि हानिकारक है। जैसे अपने देश में अगर बात की जाए तो दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर बन जाता है, तो भारत जैसे देशों में यह गंभीर समस्या बना हुआ है। इसकी भी चर्चा हम कुछ दिन पहले ही किए थे। दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में यह समस्या काफ़ी गंभीर हो गई है। तो यह 34% देशों में वायु गुणवत्ता को लेकर अभी तक जरूरी कानून बना ही नहीं है। तो इस तरह से केवल 49% देशों ने वायु प्रदूषण को एक खतरे के रूप में मान्यता दी है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि WHO और अन्य देशों के जो मानक हैं काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि हवा में जो PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की गुणवत्ता के लिए जो मानक तैयार किया है वह 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। किसने? WHO ने। लेकिन वहीं भारत सरकार ने PM 2.5 के लिए 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर का मानक तैयार किया। तो देख रहे हैं ना कितना अंतर है। तो इस तरह से UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंगर एंडरसन के अनुसार वायु प्रदूषण हर वर्ष 70 लाख लोगों की जान ले रहा है। यदि इसे रोकने के लिए अभी प्रयास नहीं किए गए तो यह आंकड़ा 2050 तक 50% हो जाएगा। भारत में तो साफ हवा को संविधान के आर्टिकल 21 में अनुच्छेद 21 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो यह जो है हवा, साफ हवा लेने का अधिकार, खाने का अधिकार, ये सब इसी के अंतर्गत है। तो इसमें दिया गया है, लेकिन फिर भी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से यह
बहुत आवश्यक हो गया है। अब बढ़ते हैं वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज़ में। इक्विटास बैंक रोव्स इन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल, क्रिकेटर स्मृति मंधाना। तो ये क्रिकेटर स्मृति मंधाना है और यह हॉकी की कप्तान रानी रामपाल हैं। तो इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है लघु वित्त बैंक, उसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना इस बैंक की 2016 में हुई थी। इसके कंट्री प्रमुख हैं मुरली वैद्यनाथन। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। आज भी हमने 10 पुस्तकों को लिया है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, यह जो है अनिंद्या दत्ता की है। इन्होंने इसमें टेनिस, भारत के टेनिस के विकास के बारे में पूरा लिखा है। एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020, पूर्व जस्टिस हैं मद्रास हाई कोर्ट के A.K. राजन की यह पुस्तक है। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ मेघना पंत की पुस्तक है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर प्रियंका चोपड़ा जोनास की है। यह विश्व सुंदरी भी रह चुकी हैं। और बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रीलोकेशन ऑफ ए लाइफ, पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की है। ब्यूटीफुल थिंग्स जोसेफ बाइडेन के पुत्र हंटर बाइडेन की यह बुक है। फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप मोहम्मद जीशान की है। और अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जेंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी की है। और मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 चांदमल कुमावत की बुक है। और जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी विनय सीतापति की किताब है। और अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ में। यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज, इसका नाम है क्रॉस टावर इंटर्स इंडिया, यानी दुनिया की अग्रणी ट्रेडिंग एंड डिजिटल एसेट इन्वेस्टर्स फर्म क्रॉस टावर, ये कहाँ की है? अमेरिका की। इसने भारत में अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए अनाउंस किया है। क्रॉस टावर ने कहा है कि प्लेटफॉर्म को बेहतरीन सुरक्षा उपायों, सेवाओं और क्षमताओं के साथ एक मजबूत, स्केलेबल और लचीला इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यवस्थित रूप से बनाया गया है। इस तरह से क्रॉस टावर प्रॉमिसेस द मोस्ट कॉम्पिटिटिव फीस इन द इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी। क्रॉस टावर इज रैंक 4th आउट ऑफ 152 ग्लोबल एक्सचेंज बाई क्रिप्टो कंपेयर, यानी 152 वैश्विक एक्सचेंजों में से इसका चौथा स्थान है क्रॉस टावर का। रैंकिंग एसेट और मार्केट क्वालिटी, डेटा सिक्योरिटी, केवाईसी रेगुलेशंस और टीम पर यह आधारित है। तो इस तरह से क्रिप्टो एक्सचेंज क्रॉस टावर भारत में यूजर्स के लिए खास ऑफर लेकर आया है। क्रॉस टावर अपने पहले 1000 भारतीय ग्राहकों को एक्सचेंज पर अपने पहले ट्रेड पर 500 रुपए तक अतिरिक्त बिटकॉइन अर्जित करने का अवसर दे रहा है। तो इस तरह से भारत क्रिप्टो करेंसी बाजार में 2020 में 92.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़ गई है। मई 2021 में 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो कह सकते हैं कि यह हर महीने औसतन 50% से अधिक ग्रोथ कर रहा है। और मोर देन 1.5, इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज, 1.5 करोड़ इंडियन हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो, यानी करीब 1.5 करोड़ से अधिक भारतीयों ने इसमें निवेश किया है। इंडिया रैंक 11th इन क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन अमॉन्ग 154 कंट्री, यानी 154 देशों में भारत क्रिप्टो करेंसी अपनाने में 11वें स्थान पर है। इस तरह से क्रॉस टावर अमेरिका और बरमूडा में पूरी तरह से रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेट करता है और 81 देशों में यह अपनी सेवा दे रहा है। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज़ में। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, कल भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 157 रनों से हराकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। और यह मैदान किस मैदान पर खेला गया था? ओवल के मैदान पर 50 साल बाद भारत की जीत हुई है। यानी इससे पहले इस मैदान पर पहली और आखिरी बार भारत ने 1971 में टेस्ट मैच जीता था। तो इस तरह से भारत जीता और इसमें जो है मैन ऑफ द मैच चुना गया रोहित शर्मा को, यह भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, आज 7 सितंबर है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जा रहा है। और दोस्तों यह 2020 से ही मनाया जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अपने 74th
सत्र की 52वीं पूर्ण बैठक में एक प्रस्ताव अपनाया, जिसके द्वारा 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इस तरह से 2020 में पहला मनाया गया और इसका जो थीम था क्लीन एयर फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वच्छ हवा। और दोस्तों इस बार का 2021 का है हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट, यानी स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह, इस नाम से इस बार का जो थीम लिया गया है, यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम बात करेंगे भारत में चीनी उद्योग की। तो भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील के बाद। हालांकि चीनी में प्रथम स्थान पर रहा है और भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कंट्री भी है, लेकिन यह आंकड़े बदलते रहते हैं। अभी 2019-20 में पहले स्थान पर ब्राजील आ गया है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे यूरोपीय संघ है, चौथे पे चीन है और पांचवे पे थाईलैंड है। चीनी उद्योग यानी गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में चीनी का उत्पादन होता है। तो गन्ने से जो है चीनी और गुड़ दोनों बनाया जाता है, यानी 60% उसका शुगर बनाया जाता है, 40% जैगरी बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है। तो कहा जाता है द शुगर इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर द कॉटन इंडस्ट्री, यानी कपास उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। और दोस्तों गन्ना एक ऐसी फसल है, इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होनी चाहिए। यही कारण है कि भारत की यह एक ऐसी फसल है जिसमें 91% से अधिक इरिगेटेड, यानी यह जो है 91% सिंचित फसल, जहां पर यह फसल सिंचाई की व्यवस्था होगी वहीं पर इस फसल का उत्पादन होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और बिहार यह तराई बेल्ट में गन्ने का उत्पादन प्रमुख मात्रा में होता है। और दोस्तों 1960 तक उत्तर प्रदेश और बिहार प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। महाराष्ट्र चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में काफ़ी कंपटीशन आगे पीछे होते रहते हैं जो है डाटा में। तो इस तरह से 1840 में बेतिया में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी, बिहार के बेतिया में। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया थोड़ा सा देखते हैं। तो भारत में उत्तर प्रदेश यानी चीनी का प्रमुख उत्पादक भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े चीनी उद्योगों में से एक है और इस राज्य में चीनी उत्पादन की लागत काफ़ी कम है, चूंकि जलवायविक परिस्थितियां और मिट्टी की स्थिति गन्ने के लिए कह सकते हैं काफ़ी अनुकूल है। चूंकि यहाँ पर जो तराई बेल्ट है काफी उपजाऊ बेल्ट है, दोमट मृदा पाई जाती है और खूब सारा दोआब क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। तो इस तरह से यहाँ पर खूब सारा यह उपजाऊ बेल्ट के अंतर्गत जैसे गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, इन सब क्षेत्रों में यह पूरी गन्ना बेल्ट है। इसी तरह से बिहार में भी गन्ने के लिए अनुकूल जलवायु की स्थिति है, लेकिन आधुनिक संयंत्रों उपकरणों की कमी के कारण बहुत सारी चीनी मिलें बंद हो गई हैं। इसमें समस्तीपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, चंपारण, सुपौल, दरभंगा, सारण, मुजफ्फरपुर, ये सब बड़े हब हुआ करते थे। और पंजाब में वर्तमान में 24 चीनी मिलें हैं, जिसमें 16 सहकारी क्षेत्र में हैं। और पंजाब, हरियाणा, चूँकि वहाँ पर भी जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया 60 के दशक के बाद, तब जो है यहाँ पर भी गन्ने का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। तो पंजाब में फगवाड़ा और धूरी क्षेत्र में खूब सारा गन्ना होता है, हरियाणा में अंबाला, रोहतक, पानीपत, इसी तरह से महाराष्ट्र, तो वहाँ की जलवायु बहुत ही अच्छी मानी जा रही है। यहाँ पे जो चीनी का उत्पादन अधिक हो रहा है, हालांकि अभी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, चीनी का उत्पादन अधिक होने की वजह से यहाँ की जलवायु, यहाँ की जो पेराई के दिन है वो ज़्यादा दिन तक होते हैं। यही कारण है कि यहाँ के में चीनी का उत्पादन अधिक होता है। तो महाराष्ट्र में जैसे नासिक है, पुणे है, सतारा है, सांगली है, कोल्हापुर है, सोलापुर, ये सब क्षेत्र में। इसी तरह से कर्नाटक का शिमोगा और मंड्या, यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं चीनी के। और तमिलनाडु में 10% इसका योगदान देता है और उसमें जो है कोयम्बटूर, पांडेयराजपुरम, नालीकुपुरम या पुगलूर, इन सब क्षेत्रों में भी गन्ने का उत्पादन होता है। साथ साथ चीनी का उत्पादन, शुगर मिल्स यहाँ पर खूब सारी हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। इसे तो ग्रेनरी ऑफ द साउथ ही कहा जाता है, दक्षिण का अन्न भंडार बोला जाता है, और कभी इसे राइस बाउल ऑफ इंडिया या भारत का चावल का कटोरा भी बोला जाता था। तो इस तरह से द शुगर इंडस्ट्री ऑफ दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर
which include sugar mill and unorganized sector which include manufacturer ऑफ जैगरी। यहाँ पर जैगरी और खंडसारी भी खूब बनता है। और इसके जो मेजर सेंटर्स हैं निज़ामाबाद, मेडक, वेस्ट एंड ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम है। तो इस तरह से यह प्रमुख प्रमुख मानचित्र में देखेंगे तो और आसानी हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, यह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार टॉप 5 दिया गया है। तो इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा में भी है। तो यहाँ पर इन सब क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, तो ये महत्वपूर्ण राज्य हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों 6 सितंबर के आंसर की, इसे जरूर मिलान कर लीजिएगा। हालांकि आप लोग काफ़ी लोग, लगभग सभी लोग सही उत्तर दिए हैं। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं एकता, आविष्कार कुंदन, रेणुबाला, प्रतीक गंदोत्रा, स्वागतिका दलाई, रवि पटेल, मधु आशुतोष, साई तेजा डुग्गी, त्रिवेणी बघेल, सुनील रावत, नितेश फरकड़े, श्रवण खालिंग, राजकुमारी देवांगन, रवि शर्मा, स्वप्निका सिंह, स्नेहा शर्मा, संदीप साहा और मुस्कान हरुण शेख। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आप लोगों के समक्ष पहला प्रश्न है, विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया स्टार्टेड द 5-day एक्सरसाइज ऑसी इंडेक्स। तो ऑसी इंडेक्स अभ्यास किस देश के साथ शुरू किया है? मालदीव, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या थाईलैंड? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच वेस्ट अफ्रीकन कंट्री हैज देयर बीन ए मिलिट्री कूप। यानी हाल ही में किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में सैन्य तख्ता पलट हो गया है? गिनी, सियरा लियोन, माली या वेस्टर्न सहारा? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ यंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 to take the corona vaccine? कनाडा, क्यूबा, चिली या सिंगापुर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिली? लीमा, सैंटियागो, लापाज, कराकस। और ये चारों राजधानियां हैं, इन्हें बताना है आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली अपॉइंटेड हॉकी प्लेयर रानी रामपाल एंड क्रिकेटर स्मृति मंधाना एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? यानी हाल ही में किस लघु वित्त बैंक ने हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह जन लक्ष्मी लघु वित्त बैंक है, इक्विटास लघु वित्त बैंक है या कैपिटल लघु वित्त बैंक है या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021? मोहम्मद जीशान, अभिजीत जोशी, चांदमल कुमावत, विनय सीतापति? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन अमॉन्ग 154 कंट्रीज? 8th, 9th, 10th एंड 11th? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच क्रिकेट ग्राउंड इन इंग्लैंड डिड इंडिया बीट इंग्लैंड बाई 157 रन इन ए टेस्ट मैच? ओवल के मैदान, लॉर्ड्स का मैदान या टेंट ब्रिज का मैदान या हेडिंगले का मैदान? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई ऑब्जर्व? 2 सितंबर, 3 सितंबर, 5 सितंबर या 7 सितंबर? एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।